नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने कक्षा 12 में अध्याय 6 भाग 18 तक पढ़ लिया था। भाग 18 में आपने जीन अभिव्यक्ति के नियमन के बारे में पढ़ा, यानी रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा। अब आते हैं हम भाग 19 में, उसके आगे के टॉपिक के बारे में बताएंगे, जो कि है ओपेरॉन संकल्पना, यानी जीन कॉन्सेप्ट क्या होता है, ओपेरॉन क्या होता है, लैक ओपेरॉन क्या होता है, ट्रिप ओपेरॉन क्या होता है, वेल ओपेरॉन क्या होता है, सब कुछ बताएंगे आपको भाग 19 के अंतर्गत। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे भाग 18 में, उसके आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहला आपसे क्वेश्चन किया गया था कि बताइए यूकैरियोट्स में जीन के अभिव्यक्ति के नियमन के कुल कितने स्तर हैं। तो यूकैरियोट्स में जीन के अभिव्यक्ति के कुल नियमन के कुल 4 स्तर हैं। कौन कौन से? अनुलेखन स्तर, संसाधन स्तर, एमआरएनए का केंद्रक से कोशिका द्रव्य में अभिगमन, और चौथा रूपांतरणीय स्तर। सबके बारे में आपको बता दिया गया। दूसरा क्वेश्चन क्या गया था कि बताइए एक जीन से अनुलेखित एमआरएनए का प्राथमिक प्रतिलिपि सक्रिय होता है या निष्क्रिय। तो जो एमआरएनए का प्राथमिक प्रतिलिपि होती है, यानी प्राइमरी एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट, वो निष्क्रिय होता है। जब उसमें संसाधन की प्रक्रिया होती है, संबंधन हो जाता है, स्प्लाइसिंग हो जाता है, जब इंट्रॉन्स हट जाते हैं तब जाके वो सक्रिय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि बताइए रूपांतरण के पश्चात बने पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला सक्रिय होते हैं या निष्क्रिय। तो रूपांतरण के पश्चात बने पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला भी निष्क्रिय होते हैं तब तक जब तक कि वो सेकेंडरी या टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में कन्वर्ट ना हो जाए। यानी जब वे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला प्रोटीन के सेकेंडरी या टर्सरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं तब वो सक्रिय कहलाते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन किया गया था, लास्ट था कि जीन अभिव्यक्ति का नियमन किस क्रियाविधि पर आधारित होता है। तो जीन अभिव्यक्ति के नियमन की क्रियाविधि किस पर आधारित होती है? जीन के स्विच ऑन और स्विच ऑफ होने की क्रियाविधि पर आधारित होता है। बस इतने क्वेश्चन किए गए थे, इनके आंसर्स आपको बता दिए गए। अब आते हैं भाग 19 के टॉपिक पर, जो कि है ओपेरॉन संकल्पना, यानी ओपेरॉन कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो यहाँ पर बुक को देखने से पहले कुछ बातें हम व्हाइट बोर्ड पर करते हैं। तो टॉपिक है आपका ओपेरॉन संकल्पना, ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। तो देखिए बताया क्या गया था आपको कि हम किसी भी जीन के अभिव्यक्ति का नियमन 4 स्तरों पर कर सकते हैं। अनुलेखन स्तर पर, संसाधन स्तर पर, एमआरएनए का केंद्रक से कोशिका द्रव्य में अभिगमन, और चौथा स्थानांतरणीय स्तर पर। दूसरा संसाधन स्तर, एमआरएनए का केंद्रक से कोशिका द्रव्य में अभिगमन, और चौथा स्थानांतरणीय स्तर। इसमें क्या बताए थे अनुलेखन स्तर पर कि कोई जीन है, जीन से एमआरएनए बनता है, तो हम वहीं पर कंट्रोल कर सकते हैं कि कोई जीन एमआरएनए बनाए या ना बनाए। ये हो गया। अच्छा चलो, एमआरएनए बन भी गया तो वो अभी निष्क्रिय, क्योंकि प्राथमिक प्रतिलिपि बनती है, प्राइमरी एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट बनता है। जब उसमें संसाधन होता है तब वो सक्रिय होता है। तो संसाधन को रोक दो तो एमआरएनए बेकार, एमआरएनए बेकार हो गया तो जीन की अभिव्यक्ति रुक जाएगी। मान लो संसाधन भी हो जाता है, स्प्लाइसिंग भी हो जाता है, एमआरएनए एक्टिव भी हो जाता है। आपको ये भी पता है कि एमआरएनए केंद्रक में बनता है, केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आता है तब प्रोटीन बनता है। तो केंद्रक से उसको कोशिका द्रव्य में आने ही ना दो, रोक दो, तो भी जीन की अभिव्यक्ति रुक जाएगी। जीन जो चाहता है प्रोटीन बनाना वो नहीं बन पाएगा। तीसरा, अच्छा चौथा देखिए, अच्छा मान लो कि एमआरएनए केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आ भी गया, तो चौथे स्तर पर भी रोक सकते हैं कि एमआरएनए से जो प्रोटीन बनना है, पॉलीपेप्टाइड बन जाता है, उसको सेकेंड, पहली बात तो कि प्रोटीन से एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड बनने को रोक दो। अच्छा चलो पॉलीपेप्टाइड बन जाए तो उससे सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर में बदलने ना दो, तो इस स्तर पर हम रोक सकते हैं। तो 4 स्तर होते हैं जिनसे हम किसी जीन के अभिव्यक्ति को रोक सकते हैं। ये जो ओपेरॉन संकल्पना है वो ये कहता है कि अधिकांश जीन का जो सक्रियता है, अधिकांश जीनों की जो सक्रियता है, यानी अभिव्यक्त होने का जो गुण है, उसका नियमन अनुलेखन स्तर पर ही होता है कोशिका में। याद कर लीजिए, अगर आपसे कोई पूछे कि ज्यादातर जीनों की जो अभिव्यक्ति है वो किस स्तर पर होती है, अनुलेखन स्तर पर, यानी उस जीन से एमआरएनए बन ही ना पाए। तो आइए, आपने पढ़ा कि ओपेरॉन संकल्पना क्या होता है, याद करिए।
ओपेरॉन संकल्पना के अनुसार अधिकांश जीनों की सक्रियता, अभिव्यक्ति नहीं करेंगे, सक्रियता, अधिकांश जीनों की सक्रियता का नियमन किस स्तर पर होता है? अनुलेखन स्तर पर। अनुलेखन स्तर पर प्रेरण यानी इंडक्शन व दमन यानी रिप्रेशर द्वारा होता है। अभी ये क्या होते हैं बताते हैं अभी आगे आपको। रिप्रेशर द्वारा होता है। अभी फिलहाल अपने मन में आपसे भी इतना जानना है कि किसी भी जीन का, नहीं, अधिकांश जीन का अभिव्यक्ति का नियमन किस स्तर पर होता है? पहले वाले स्तर पर, अनुलेखन स्तर पर। कैसे होता है आइए उसे समझते हैं। चलो मानते हैं कि ये एक डीएनए है। आपको पता है जीन डीएनए पर स्थित होता है। मान लेते हैं कि ये एक जीन है, सॉरी डीएनए है। तो डीएनए के किस भाग से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होता है? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। डीएनए के किस भाग से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होता है? तो डीएनए के संरचनात्मक जीन से क्या बनता है? एमआरएनए बनता है। और उस एमआरएनए से क्या बनता है? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। और फिर उससे बनता है प्रोटीन, ठीक है, या एंजाइम, जिसका उपयोग कोशिका में होता है। क्लियर है? ये सब चीज आपको बताया है मैंने। तो ये जो संरचनात्मक जीन है ये कब इस प्रोटीन या एंजाइम को बनाएंगे? इसका नियमन इसी स्तर पर होता है कि ये एमआरएनए को बनाए। अनुलेखन क्या होता है? डीएनए से एमआरएनए का बनना। तो अधिकांश जीनों का जो सक्रियता का नियमन है, अभिव्यक्ति का नियमन है, वो इसी स्तर पर होता है कि एमआरएनए को बनने को रोक दो तो इसका स्विच ऑफ, एमआरएनए बन रहा है, स्विच ऑन। क्लियर है? तो ये ओपेरॉन संकल्पना है। ओपेरॉन संकल्पना क्या कहता है कि ओपेरॉन संकल्पना के अनुसार किसी अधिकांश जीनों की जो सक्रियता का नियमन है वो अनुलेखन स्तर पर होता है, दमन और प्रेरण के द्वारा। तो ये दमन और प्रेरण क्या होता है वो अभी आगे क्लियर हो जाएगा। अब आपको एक सिंपल सा मैं समझाने की कोशिश करता हूं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ई कोलाई का, जिसके बारे में आपको भाग 18 में भी बताए थे, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा और आसान भी हो जाएगा समझने में भी, और यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। आपको पता है कि ई कोलाई बैक्टीरिया में लैक्टोज के डाइजेशन के लिए, लैक्टोज के अपघटन के लिए क्या चाहिए होता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। गैलेक्टोज, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदलने के लिए क्या चाहिए होता है? इसके लिए चाहिए होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। और मैंने आपको ये भी बताया है कि ये एंजाइम तभी बनेगा जब कोशिका में लैक्टोज होगा, बेवजह नहीं बनता। तो ये लैक्टोज जब कोशिका के अंदर होगा तभी ये एंजाइम बनेगा। और ये एंजाइम है, एंजाइम मीन्स प्रोटीन है। प्रोटीन के बनने का संश्लेषण का नियंत्रण कौन करता है? जीन करते हैं। तो इस एंजाइम को बनने के लिए मान लेते हैं ये संरचनात्मक जीन है। तो ये जीन इस एंजाइम को तभी बनाएगा जब लैक्टोज होगा कोशिका के अंदर। अब इनको कैसे पता चलता है, इस जीन को कैसे पता चलता है कि इसको बनाना है कि नहीं बनाना है? तो उसके लिए इस पर पूरा एक तंत्र होता है, सिस्टम होता है। अब सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं? सिस्टम में आता है
संरचनात्मक जीन, उसके बाद इसे कहते हैं प्रचालक यानी ऑपरेटर। तो ये संरचनात्मक जीन हो गए, ये ऑपरेटर जीन होता है, प्रचालक जीन, जिसे ओ से डिनोट करते हैं। और उसके पहले होता है उन्नायक यानी प्रमोटर जीन, प्रमोटर जीन, ठीक, जिसे पी से डिनोट करते हैं, पी। और उससे पहले होता है एक नियामक जीन, जिसे कहते हैं रेगुलेटरी जीन, रेगुलेटरी जीन। इसे डिनोट करते हैं कैपिटल आई से, या कहीं कहीं स्मॉल आई से भी लिखा जाता है। तो ध्यान से समझिएगा, लैक्टोज के लिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम चाहिए। इस जीन को कैसे पता चले कि हमें अब अपना काम करना है, इसके लिए पूरा एक तंत्र होता है। ये कहलाता है संरचनात्मक जीन और ये कहलाते हैं कंट्रोल जीन, और यही पूरा का पूरा सिस्टम कहलाता है ओपेरॉन। ओपेरॉन क्या कहलाता है? ओपेरॉन पास पास स्थित संरचनात्मक जीन व कंट्रोल जीन का एक समूह है जो आवश्यक एंजाइम के निर्माण का नियंत्रण करके कोशिका के कोशिकीय उपापचय का नियमन करता है। क्लियर है? ओपेरॉन क्या है? संरचनात्मक जीन व कंट्रोल जीन का समूह है जो किसी एंजाइम को, जो आवश्यक एंजाइम के संश्लेषण का नियंत्रण करता है। बस इतना ही याद कर लोगे तो भी चल जाएगा। ओपेरॉन क्या होता है? ओपेरॉन संरचनात्मक जीन और कंट्रोल जीन का समूह होता है जो आवश्यक जीन के संश्लेषण का नियमन करता है। अब इसमें इसका कार्य क्या है? ये पूरा ओपेरॉन तंत्र है। कंट्रोल जीन में 3 आते हैं, कंट्रोल जीन में 3 आते हैं, नियामक जीन, उन्नायक जीन, प्रचालक जीन, ठीक। बाकी आपका संरचनात्मक जीन तो है ही। तो अब इनमें इस नियामक का काम क्या है, उन्नायक का काम क्या है, प्रचालक का काम क्या है? चलिए पहले बता ही देते हैं, तब फिर आपको लिखवा के समझाते हैं। तो देखिए यहां पर लैक्टोज के डाइजेशन के लिए ये एंजाइम चाहिए। तो ये एंजाइम तब तक नहीं बनता जब तक कि लैक्टोज इसकी कोशिका में ना हो। तो लैक्टोज नहीं है, मान लेते हैं अभी ई कोलाई में लैक्टोज नहीं है, तब क्या होता है? तब होता है क्या है कि ये जो नियामक जीन है इससे बनता है mRNA, और इस mRNA से बनता है एक दमनकारी प्रोटीन जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिप्रेशर प्रोटीन। क्लियर है? रिप्रेशर प्रोटीन बनता है ये। जब कोशिका के अंदर लैक्टोज नहीं है तब तो इस नियामक जीन से बनता है दमनकारी प्रोटीन। ये दमनकारी प्रोटीन जाकर प्रचालक से जुड़ जाता है, ये दमनकारी प्रोटीन जाकर प्रचालक से जुड़ जाता है। आपको पता है कि संरचनात्मक जीन से mRNA बनने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है। तो संरचनात्मक जीन से mRNA बनने के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है जिसे कहते हैं RNA पॉलीमरेज, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनना है और डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन। आपको पता है कि अनुलेखन के लिए आवश्यक मुख्य एंजाइम कौन सा होता है? मैंने बताया है आरएनए पॉलीमरेज। तो जब आरएनए पॉलीमरेज आएगा तभी इस संरचनात्मक जीन से mRNA बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो यहां पर आरएनए पॉलीमरेज, यहां पर आरएनए पॉलीमरेज आया, यह है आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज ने देखा कि प्रचालक पे ये भैया बैठे हैं, दमनकारी प्रोटीन, रिप्रेशर प्रोटीन बैठे हैं,
तो ये यहां पर नहीं बैठेगा। देखो आरएनए पॉलीमरेज कहां बैठता है? प्रोमोटर जीन पर, उन्नायक जीन पर, लेकिन ये नहीं बैठेगा क्योंकि ये देख रहा है कि प्रचारक पे क्या बैठा है? रिप्रेशर प्रोटीन बैठा हुआ, दमनकारी प्रोटीन बैठा हुआ है। तो ये मोदी जी हैं और ये राहुल गांधी हैं। आपको पता है कि मोदी जी के सामने राहुल गांधी तो आएंगे नहीं, शर्म आती है उनको, क्योंकि स्पीच वगैरह सही से दे नहीं पाते उनके मुकाबले। तो ये मोदी जी हैं, राहुल गांधी दूर से देख रहे हैं, कह रहे हैं मोदी जी बैठे हम नहीं जाएंगे। और जब मोदी जी चले जाएंगे तो आ जाएंगे राहुल गांधी, क्योंकि इनको भी आ सकता है यहाँ पर भी इनको स्पीच देनी है ना। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि जब तक दमनकारी प्रोटीन ऑपरेटर पर बैठा होता है, या आरएनए पॉलीमरेज उन्नायक से नहीं जुड़ता। तो अभी क्या कहते हैं कि अभी इसका स्विच ऑफ है, इस जीन का स्विच ऑफ है। ऑफ क्यों है? क्योंकि ये बेचारा कोई काम ही नहीं कर रहा, इसको कोई सूचना मिली ही नहीं है कि हम mRNA बनाएं, क्योंकि ये बैठे हुए हैं। क्यों ऐसा होता है? क्यों स्विच ऑफ है? क्योंकि अभी इसकी कोशिका को जरूरत भी नहीं है, इस एंजाइम की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इसकी कोशिका में लैक्टोज अभी नहीं है। तो जब लैक्टोज नहीं होगा तो जीन का स्विच ऑफ होता है, इस वजह से रीजन जान गए आप। लेकिन जैसे ही इकोलाई बैक्टीरिया में लैक्टोज आया, मान लो इकोलाई बैक्टीरिया ने कहीं से एब्जॉर्ब कर लिया, लैक्टोज खा पी लिया, और जैसे ही उसकी कोशिका में लैक्टोज आया तो लैक्टोज को कन्वर्ट करने के लिए ये एंजाइम चाहिए। तो अब इस जीन को कैसे पता चलता है कि लैक्टोज आ गया है? तो लैक्टोज जब आता है, ये लैक्टोज जब आता है तो ये लैक्टोज इससे जुड़ता है, ठीक है? किससे जुड़ता है? दमनकारी प्रोटीन यानी रिप्रेसर प्रोटीन से जुड़ता है। और जैसे ही लैक्टोज जैसे ही दमनकारी प्रोटीन से जुड़ता है, ये जो दमनकारी प्रोटीन है वो यहाँ से हट जाता है, कहता है आइए साहब हम आपको दूसरी जगह ले चलें, ठीक है? यानी ये मोदी जी के गार्ड हैं, कह रहे हैं सर यहाँ पे सेफ नहीं है, आइए चले कहीं और चलते हैं। तो ये दमनकारी प्रोटीन यहाँ से चला जाता है, और जैसे ही दमनकारी यहाँ से चला जाएगा, यानी जैसे ही दमनकारी यहाँ से रिमूव होगा, हटेगा, राहुल गांधी को तो समय मिल गया, मौका मिल गया कि दमनकारी प्रोटीन यानी मोदी जी चले गए, अब ये यहाँ पर आ जाएंगे। राहुल गांधी यानी आरएनए पॉलीमरेज कहाँ आ जाएंगे? यहाँ आ जाएंगे। आकर आरएनए पॉलीमरेज इससे जुड़ जाता है, और आरएनए पॉलीमरेज जैसे ही उन्नायक से जुड़ता है, ये आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और संरचनात्मक जीन पर आता है और एमआरएनए बना देता है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज की उपस्थिति में ही डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है, ये आपको पता है। एमआरएनए बन जाता है, एमआरएनए के बनने से वो प्रोटीन बनती है जो बनाना है, वो एंजाइम बनता है जो बनाना है, यानी बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बन जाता है। अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जब बनता है, जितने भी लैक्टोज इस इकोलाई के अंदर है उन सभी को तोड़ देता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। क्लियर है? और जब लैक्टोज खत्म हो जाता है, यानी बीटा गैलेक्टोसाइडेज जब सभी लैक्टोज अणुओं को तोड़ देता है, तो लैक्टोज फिर खत्म। अब देखिए पहली बात तो सुनिए कि जब लैक्टोज आया और ये रिप्रेशर प्रोटीन यहां से हटा, तो इस जीन का स्विच ऑन हो जाता है और ये जीन आरएनए पॉलीमरेज की उपस्थिति में एमआरएनए बनाता है। तो ये समझा आपने कि जीन कब ऑफ होता है, कब ऑन होता है। तो इसका जीन ऑन हो गया और इसने एमआरएनए बनाया, आवश्यक एंजाइम का संश्लेषण हो गया। और जब लैक्टोज खत्म हो गया, सारे बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम ने सभी लैक्टोज को तोड़ दिया, तो लैक्टोज खत्म। और जब लैक्टोज खत्म हो जाता है तो फिर से ये प्रोटीन बनाता है और प्रोटीन आकर इससे जुड़ जाता है। और जब तक ये प्रोटीन यहाँ पर बैठा है, आरएनए पॉलीमरेज आएगा नहीं, फिर से स्विच ऑफ हो जाता है, जीन एंजाइम को बनाना बंद कर देता है। फिर मान लो लैक्टोज आ गया, तो फिर इसका जीन ऑन हो जाता है और फिर एमआरएनए बनता है, फिर एंजाइम बनता है, फिर लैक्टोज को तोड़ता है। आया समझ में किस तरह से जीन की अभिव्यक्ति का नियमन होता है? कैसे एक जीन जानता है कि कब हमें एंजाइम बनाना है, कब नहीं बनाना है? ये उस एंजाइम के क्रियाधार पर निर्भर करता है। ये क्या कहलाते हैं? ये क्रियाधार कहलाते हैं। लैक्टोज क्या है? यहाँ पर क्रियाधार है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट। तो क्रियाधार क्या होता है? वह अणु, वह मॉलिक्यूल, वह परमाणु, वह अणु जिस पर कोई एंजाइम वर्क करता है, क्रियाधार कहलाता है। तो
तो जितने भी ओपेरॉन आपको बताए जाएंगे सब के सब ओपेरॉन अपने क्रियाधार पर निर्भर करते हैं कि कब क्रियाधार जब आएगा तभी वो जीन ऑन होगा, नहीं तो ऑफ होता है। अब इन ओपेरॉन का नाम किस आधार पर रखते हैं? इन ओपेरॉन का नाम उसके क्रियाधार के नाम पर ही रखते हैं। जैसे अभी जो मैंने बताया है वो किस क्रियाधार का है? लैक्टोज का। तो लैक्टोज के क्रियाधार के कारण इस पूरे ओपेरॉन तंत्र का नाम क्या पड़ जाता है? लैक ओपेरॉन। इसका नाम क्या पड़ जाता है? लैक ओपेरॉन। क्लियर है? अब अगर मान लो कि कोई अन्य अमीनो एसिड है, जैसे वायलिन है, तो वायलिन को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए वायलिन क्रियाधार का काम करेगा। तो वायलिन क्रियाधार का काम करेगा, इसलिए उस ओपेरॉन तंत्र का नाम वायल ओपेरॉन हो जाता है। ऐसे ही एक और ओपेरॉन जिसे हिस ओपेरॉन कहते हैं, हिस ओपेरॉन में हिस जो होता है वो क्रियाधार का काम करता है। हिस का मतलब होता है हिस्टोन, सॉरी हिस्टोन नहीं, हिस्टिडीन, हिस्टिडीन अमीनो अम्ल। तो हिस्टिडीन अमीनो अम्ल के लिए जो ओपेरॉन काम करता है उसे कहते हैं हिस ओपेरॉन। इसी तरीके से और भी हैं, जैसे ट्रिप ओपेरॉन। ट्रिप ओपेरॉन मतलब ट्रिप्टोफैन को डाइजेस्ट करने के लिए जो ओपेरॉन तंत्र होता है उसे ट्रिप ओपेरॉन कहते हैं। यानी सभी ओपेरॉन तंत्र का नाम उनके क्रियाधार के नाम के अनुसार होता है। एक और एरा ओपेरॉन। एरा ओपेरॉन एराबिनोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम के संश्लेषण के लिए होता है, तो उसे हम एरा ओपेरॉन कहते हैं। यानी जितने भी ओपेरॉन हैं सब के सब अपने क्रियाधार के नाम के अकॉर्डिंग होते हैं। तो यहीं पर अगर आपने समझ लिया सारी चीजों को तो कुछ भी नहीं भूलेगा। यही पूरा ओपेरॉन तंत्र है। बताइए ओपेरॉन संकल्पना क्या होती है? ओपेरॉन संकल्पना के अनुसार अधिकांश जीनों का सक्रियता का नियमन किसके आधार से होता है? अधिकांश जीनों की सक्रियता का नियमन अनुलेखन स्तर पर होता है। किस स्तर पर होता है? ठीक है, तो ओपेरॉन संकल्पना क्या कहती है? ओपेरॉन संकल्पना कहती है कि अधिकांश जीनों की सक्रियता का नियमन अनुलेखन स्तर पर ही होता है, यानी जीन से एमआरएनए बनने के स्तर पर ही होता है। ओपेरॉन क्या होता है? तो ओपेरॉन पास स्थित संरचनात्मक जीन व कंट्रोल जीन का समूह होता है। ठीक है, ओपेरॉन क्या होता है? पास स्थित संरचनात्मक जीन व कंट्रोल जीन का समूह होता है जो आवश्यक एंजाइम के संश्लेषण का नियंत्रण करता है। क्लियर बात है? अब एक ओपेरॉन में क्या क्या चीजें होती हैं? तो ओपेरॉन में कंट्रोल जीन होता है। कंट्रोल जीन के 3 भाग होते हैं, नियामक जीन, उन्नायक जीन, प्रचालक जीन और संरचनात्मक जीन। क्लियर है? तो इस हिसाब से आपने ओपेरॉन संकल्पना को समझा। अब आप क्या याद करेंगे कि ओपेरॉन की परिभाषा क्या होती है? ओपेरॉन बताइए। तो ओपेरॉन याद करिए, पास स्थित संरचनात्मक जीन व उनसे संबंधित कंट्रोल जीन का समूह है जो आवश्यक एंजाइम के संश्लेषण को नियंत्रित करके कोशिका के कोशिकीय उपापचय का नियमन करता है। अब इसका मतलब क्या है
कि एंजाइम के संश्लेषण को नियंत्रित करके कोशिका के कोशिकीय उपापचय का नियमन करता है। तो कोई भी रिएक्शन जो कोशिका में होती है उसे उपापचय कहते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन, उपापचयी अभिक्रियाएं, ठीक है, तो उसका नियंत्रण करता है। कैसे? लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है, ये एक अभिक्रिया ही तो है, ये रिएक्शन ही तो है। और कोशिका में होने वाली समस्त अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? उपापचयी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो उपापचय का नियंत्रण भी तो कर रहा है कि लैक्टोज ग्लूकोज या गैलेक्टोज में कन्वर्ट होगा या नहीं। तो इसको नियंत्रित कैसे कर रहा है? इस प्रकार से, उससे आवश्यक एंजाइम के संश्लेषण को बनाकर। ये समझ में आया कि ओपेरॉन की परिभाषा क्या है। चलिए, अब ओपेरॉन के नाम कैसे किस आधार पर रखे जाते हैं? जैसे लैक ओपेरॉन, तो इसे लैक ओपेरॉन क्यों कहते हैं? लैक ओपेरॉन क्यों कहते हैं? उसके बाद हिस ओपेरॉन, इसे हिस ओपेरॉन क्यों कहते हैं? इसे हिस ओपेरॉन क्यों कहते हैं? उसके बाद वैल ओपेरॉन, वैल ओपेरॉन। उसके बाद एरा ओपेरॉन। हालांकि आपको ज़्यादातर ट्रिप ओपेरॉन के बारे में और लैक ओपेरॉन के बारे में ही पढ़ना है, ये सब तो आपके नॉलेज के लिए मैं लिखवा दे रहा हूँ। ओपेरॉन और उसके बाद ट्रिप ओपेरॉन, इनका नाम किस आधार पर रखा जाता है बस ये जान लो आप। तो बताया हूं आपको कि ओपेरॉन का नाम उनके क्रियाधार के नाम के आधार पर रखा जाता है। किसके आधार पर? क्रियाधार के नाम आधार पर। क्रियाधार क्या होता है? क्रियाधार क्या होता है? जिस पर एंजाइम काम करता है। तो जैसे लैक ओपेरॉन है, क्रियाधार क्या होगा? लैक्टोज। तो वो ओपेरॉन जिसमें लैक्टोज को अपघटित करने वाले एंजाइम का संश्लेषण होता है उसे लैक ओपेरॉन कहते हैं। वो ओपेरॉन जिस पर लैक्टोज से संबंधित एंजाइम का संश्लेषण होता है लैक ओपेरॉन कहलाता है। हिस ओपेरॉन, हिस्टिडीन, हिस्टिडीन, हिस्टिडीन क्या है? एक एमिनो एसिड है। तो इसके अपघटन से संबंधित एंजाइम का निर्माण जिस ओपेरॉन पर होता है उसे हिस ओपेरॉन कहते हैं। वैल ओपेरॉन, वैल ओपेरॉन में वैलिन, वैलिन, वैलिन अमीनो अम्लों को डाइजेस्ट करने वाला जो ओपेरॉन होता है उसे वैल ओपेरॉन कहते हैं। एरा ओपेरॉन, एरा ओपेरॉन एल एराबिनोज, इससे संबंधित जो एंजाइम होता है उसको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम जो संश्लेषण होता है जिस ओपेरॉन के द्वारा उसे एरा ओपेरॉन कहते हैं। ट्रिप ओपेरॉन, ट्रिप ओपेरॉन मतलब ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम होता है जिसका संश्लेषण होता है उसे हम कहते हैं ट्रिप ओपेरॉन। क्लियर है बाबू? अब देखिए इनके नाम में क्या यूज करते हैं। उसके क्रियाधार के प्रथम 3 अक्षर, लैक, लैक ओपेरॉन, हिस ओपेरॉन, वैल, वैल ओपेरॉन, एरा ओपेरॉन, एरा ओपेरॉन, ट्रिप, यहाँ पर 4 ले लिए, ट्रिप ओपेरॉन। तो सभी ओपेरॉन के नाम उनके क्रियाधार के अकॉर्डिंग होता है। ये भी नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पूछा गया है अभी दिखाएंगे। लैक ओपेरॉन में इंड्यूसर कौन होता है? तो इंड्यूसर यानी प्रेरक वही होते हैं जिसके कारण उसका स्विच ऑन हो जाता है, उस जीन का स्विच ऑन हो जाता है। तो किसके कारण होता है? लैक्टोज जब आता है तभी स्विच ऑन होता है। तो यानी लैक ओपेरॉन का प्रेरक कौन है? लैक्टोज। उसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए हिस ओपेरॉन का प्रेरक यानी इंड्यूसर कौन होता है? हिस्टिडीन। क्लियर है बातें? वैल ओपेरॉन का इंड्यूसर यानी प्रेरक कौन है? वैलिन। एरा ओपेरॉन का इंड्यूसर प्रेरक कौन है? एल एराबिनोज। ट्रिप ओपेरॉन का इंड्यूसर कौन है? ट्रिप्टोफैन। क्लियर? ये तो हो गया ओपेरॉन के बारे में संपूर्ण जानकारी। आपने यहां पर यह भी समझ लिया कि ओपेरॉन काम कैसे करता है, और आपने लैक ओपेरॉन नहीं, अभी आपने ओपेरॉन की डिफिनीशन पढ़ा, आपने ये जाना कि ओपेरॉन के नाम किसके आधार पर होता है। अब आप पढ़ेंगे ओपेरॉन के प्रकार।
ओपेरॉन के प्रकार, या ओपेरॉन के प्रकार को पढ़ने से पहले आप ओपेरॉन के भाग को पढ़ लीजिए। ओपेरॉन के भाग कौन कौन से होते हैं? तो आपको पता है कंट्रोल जीन होता है, प्लस क्या होता है? संरचनात्मक जीन। और आपको पता है कि कंट्रोल जीन में भी कई होते हैं। कौन कौन से? कंट्रोल जीन में, यानी आप यहां पर ऐसे लिख सकते हैं ओपेरॉन बराबर, ओपेरॉन बराबर कंट्रोल जीन में क्या क्या आता है? नियामक जीन, नियामक जीन जिसे हम रेगुलेटरी जीन कहते हैं। याद करिए, पहला जीन रेगुलेटरी जीन जिससे रिप्रेशर प्रोटीन बनता है, जिसे आई कहते हैं। उसके बाद आता है उन्नायक जीन, जिसे क्या कहते हैं? प्रमोटर जीन, प्रमोटर जीन जिसे पी से डिनोट करते हैं। फिर क्या आता है? प्रचालक जीन, प्रचालक जीन जिसे क्या कहते हैं? ऑपरेटर जीन, इसे क्या कहते हैं? ओ। और फिर क्या आता है? संरचनात्मक जीन, संरचनात्मक जीन जिसे क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल जीन। क्लियर है? तो ओपेरॉन किससे मिलकर बना होता है? ओपेरॉन बना होता है नियामक जीन, उन्नायक जीन, प्रचालक जीन और संरचनात्मक जीन से। ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2018 में। अभी दिखाते हैं नीट 2018 में हमारे जो बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 34, 38 इन्हीं सबसे रिलेटेड है। अभी सब सॉल्व कराएंगे। तो याद करिए कि ओपेरॉन किससे मिलकर बना होता है? नियामक जीन, उन्नायक जीन, प्रचालक जीन, संरचनात्मक जीन। यहां पर देखिए ओपेरॉन किससे मिलकर बना होता है? नियामक जीन, उन्नायक जीन, प्रचालक जीन, संरचनात्मक जीन। सीरियल वाइज याद करिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि हर डीएनए पर, ओपेरॉन पर ऐसे ही जीन व्यवस्थित होते हैं। पहले नियामक, फिर उन्नायक, फिर प्रचालक। ऐसा नहीं है कि पहले प्रचालक आ जाए, फिर उन्नायक आ जाए, फिर नियामक आए, ऐसा नहीं। नियामक पहले, फिर उन्नायक, फिर प्रचालक, फिर संरचनात्मक। अब इनके कार्य क्या है? नियामक जीन जो होती हैं उनसे दमनकारी प्रोटीन बनता है जो जाकर प्रचालक पर बैठ जाता है। दमनकारी प्रोटीन अगर प्रचालक पर है तो आरएनए पॉलीमरेज उन्नायक पर नहीं बैठ पाता। जब प्रेरक यानी इंड्यूसर आता है तो दमनकारी से जुड़कर दमनकारी को हटा देता है, तब जाकर आरएनए पॉलीमरेज उन्नायक पर जुड़ता है और जीन का स्विच ऑन हो जाता है, एमआरएनए बन जाता है। उन्नायक क्या होते हैं? उन्नायक वह क्षेत्र होते हैं जहां पर आरएनए पॉलीमरेज आकर जुड़ता है। प्रचालक क्या होते हैं? प्रचालक वह स्थान देते हैं जहां पर दमनकारी प्रोटीन आकर जुड़ता है। संरचनात्मक जीन क्या होता है? तो संरचनात्मक जीन वह भाग है जिससे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से संबंधित एमआरएनए का निर्माण होता है। क्लियर है बातें? ओपेरॉन के भागों के बारे में आपने जान लिया। अब आप देखेंगे ओपेरॉन के प्रकार। ओपेरॉन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रेरक और एक होता है निष्क्रियण। ओपेरॉन के प्रकार दो प्रकार का होता है। कौन कौन से? प्रेरक ओपेरॉन, यानी इसे कहते हैं इंड्यूसिबल ओपेरॉन, और दूसरा होता है निष्क्रियण ओपेरॉन। इसे क्या कहते हैं? रिप्रेसिबल ओपेरॉन। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं प्रेरक ओपेरॉन के बारे में। तो आइए देखते हैं पहला प्रेरक ओपेरॉन, यानी इसे क्या कहते हैं? इंड्यूसिबल ओपेरॉन। इंड्यूसिबल ओपेरॉन क्या होता है? प्रेरक ओपेरॉन तो वह ओपेरॉन जिसमें
क्रियाधार की उपस्थिति में एंजाइम का संश्लेषण होता है, प्रेरक ओपेरॉन कहलाता है। यानी मैंने आपको क्या बताया था, प्रेरक ओपेरॉन का एग्जाम्पल लाइकोपेरॉन। लाइकोपेरॉन में जब लैक्टोज यानी क्रियाधार उपस्थित होता है तब जाके उससे संबंधित एंजाइम का निर्माण होता है। तो इस प्रकार के ओपेरॉन जिसमें क्रियाधार की उपस्थिति में एंजाइम का संश्लेषण हो, प्रेरक ओपेरॉन कहलाएगा। वह ओपेरॉन जिसमें क्रियाधार की अनुपस्थिति में एंजाइम का संश्लेषण हो या जीन का स्विच ऑन हो, तब वहां पर दूसरा वाला क्या बताए थे, निष्क्रिय ओपेरॉन, वो कहलाता है। ठीक है, प्रेरक ओपेरॉन जब क्रियाधार उपस्थित हो, लैक्टोज उपस्थित हो, तब उसे हम लाइकोपेरॉन यानी प्रेरक ओपेरॉन कहेंगे, क्योंकि उसकी उपस्थिति में ही बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनता है, उसकी अनुपस्थिति में बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनता। दूसरा मैंने आपको बताया निष्क्रिय ओपेरॉन यानी रिप्रेसेबल ओपेरॉन। निष्क्रिय ओपेरॉन वह ओपेरॉन तंत्र है जिसमें क्रियाधार जब नहीं रहता तब उसका जीन ऑन होता है। इसका एग्जाम्पल ट्रिप्टोफैन वाला ओपेरॉन यानी ट्रिप ओपेरॉन। ट्रिप ओपेरॉन किसका उदाहरण होता है, निष्क्रिय ओपेरॉन का। दूसरा वाला जो बताया ना, 2 ओपेरॉन होते हैं, प्रेरक ओपेरॉन और निष्क्रिय ओपेरॉन। तो प्रेरक ओपेरॉन में क्या होता है, याद करिए, इस तंत्र में क्रियाधार यानी सबस्ट्रेट की उपस्थिति में एंजाइम का संश्लेषण प्रेरित होता है। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट होता है दूसरा वाला निष्क्रिय। उसमें क्या होता है, उसमें संबंधित क्रियाधार की अनुपस्थिति में उस जीन का स्विच ऑन होता है, लेकिन इसमें क्रियाधार की उपस्थिति में इस जीन का स्विच ऑन होता है। प्रेरक ओपेरॉन का उदाहरण क्या है, लाइक ओपेरॉन, जिसके बारे में आपको बताया गया है। फिर से एक बार हम डिटेल बताएंगे। लाइक ओपेरॉन किस में पाया जाता है, इकोलाई जीवाणु में। हाँ, अब इसमें देखिए लाइक ओपेरॉन में क्या बताए थे आपको कि एक डीएनए है जिस पर बहुत सारे जीन हैं, उनमें से लाइक ओपेरॉन तंत्र में कौन कौन से जीन होंगे, कंट्रोल जीन होगा और संरचनात्मक जीन होगा। और कंट्रोल जीन में भी 3 होते हैं, नियामक, उन्नायक और प्रचालक। तो मान लेते हैं कि इतने से इतना भाग क्या है, नियामक जीन यानी रेगुलेटरी जीन, रेगुलेटरी जीन, इसे क्या कहते हैं, आई। उसके बगल में मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक क्या है, प्रचालक जीन, नहीं उन्नायक होगा पहले, उन्नायक जीन यानी प्रोमोटर जीन, जिसे क्या कहते हैं, पी। मान लेते हैं कि उसके बगल में क्या है, प्रचालक जीन, प्रचालक जीन, जिसे क्या कहते हैं, ओ यानी ऑपरेटर जीन। और उसके बगल में क्या है फिर, संरचनात्मक जीन, संरचनात्मक जीन। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है ना कि जो इकोलाई का लाइक ओपेरॉन होता है, उसके संरचनात्मक जीन में 3 जीन होते हैं, जेड, वाई, ए। अब क्या होगा, वही प्रोसेस कि नियामक जीन यानी आई जीन, रेगुलेटरी जीन से क्या बनता है, एमआरएनए। इस एमआरएनए से क्या बनेगा, दमनकारी प्रोटीन।
और दमनकारी प्रोटीन से क्या बनेगा? दमनकारी प्रोटीन से क्या बनेगा? क्या वो खुद ही दमनकारी प्रोटीन है? रिप्रेसिबल प्रोटीन, सॉरी, हाँ, रिप्रेशर प्रोटीन, रिप्रेशर प्रोटीन। आपको पता है कि जब माध्यम में यानी इकोलाई के पास लैक्टोज नहीं है, तब ये रिप्रेशर प्रोटीन किससे जुड़ता है? नियामक जीन से। रिप्रेशर प्रोटीन नियामक जीन से जुड़ा होता है, तब इसका स्विच क्या होता है? ऑफ होता है। संरचनात्मक जीन का स्विच ऑफ होता है जब इकोलाई के पास लैक्टोज नहीं है, क्योंकि लैक्टोज की डिग्रेडेशन के लिए ही तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज चाहिए। लैक्टोज के जल अपघटन यानी हाइड्रोलाइसिस के लिए ही तो एंजाइम चाहिए। हाइड्रोलाइसिस के लिए ही क्या चाहिए? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, ठीक है। और उससे क्या बनता है प्रोडक्ट? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। तो अभी क्या है कि माध्यम में यानी इकोलाई के पास लैक्टोज नहीं है, तब रिप्रेशर प्रोटीन ऑपरेटर से जुड़ा होता है, स्विच ऑफ होता है। इस जीन का स्विच ऑफ है, कोई काम नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं बनाएंगे, एमआरएनए नहीं बनाएंगे, क्योंकि जब तक प्रचालक जीन से रिप्रेशर प्रोटीन जुड़ा होता है, तब तक आरएनए पॉलीमरेज उन्नायक से नहीं जुड़ पाता। क्योंकि मैंने बताया ना उदाहरण, ये मोदी हैं या राहुल गांधी हैं, तो मोदी जी के कारण राहुल गांधी यहाँ पर नहीं आएंगे, क्योंकि इनको आने पे शर्म लगती है इनके पास में बैठने से। तो अब ये जब हटेंगे तभी ये आएंगे। तो प्रचालक जीन कब हटेगा? जब लैक्टोज आएगा। तो जब तक लैक्टोज नहीं है तब तक स्विच ऑफ होता है, क्योंकि ऑपरेटर यहाँ पर ऑपरेटर जीन पर रिप्रेशर प्रोटीन जुड़ा होता है। जैसे ही लैक्टोज आता है, मान लो कि मीडियम में हमने लैक्टोज डाल दिया और उस इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर लैक्टोज चला गया, तो जैसे ही लैक्टोज आता है, ये लैक्टोज जाकर इस रिप्रेशर प्रोटीन से जुड़ जाता है, इस दमनकारी प्रोटीन से जुड़ जाता है। और जैसे ही लैक्टोज दमनकारी प्रोटीन से जुड़ता है, ये दमनकारी प्रोटीन यहां से चला जाता है, ठीक है। रिमूव्ड, क्लियर है बातें? तो इस लैक्टोज की उपस्थिति में ये दमनकारी प्रोटीन यहां से चला जाता है। अब जैसे ही ये गया, लैक्टोज क्या है? गार्ड है मान लो, तो गार्ड आया, मोदी जी से कहा कि मोदी जी यहाँ पर रहना सेफ नहीं है, चलें बाहर गई, तो ये इसको लेकर चला गया, यानी दमनकारी प्रोटीन यहाँ से चला गया। जब दमनकारी प्रोटीन ऑपरेटर जीन से चला जाता है, तब आरएनए पॉलीमरेज यानी राहुल गांधी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मोदी नहीं है, तो आरएनए पॉलीमरेज आते हैं। आरएनए पॉलीमरेज आकर उन्नायक जीन से जुड़ते हैं, और फिर अब ये तो है नहीं, चूंकि अब ये तो यहां से चला गया, तो अब आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ते हुए अनुलेखन की प्रक्रिया करता है और किसको बनाता है? यहां पर एमआरएनए का संश्लेषण करते हैं। तो अब आप एक चीज यहां पर देखें, जब ऑपरेटर चला जाता है, ऑपरेटर जब चला जाता है, तब आरएनए पॉलीमरेज आकर बैठ जाता है, यानी तब इस जीन का स्विच ऑन हो जाता है और आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ते हुए इस संरचनात्मक जीन से एकल एमआरएनए बनाता है। लेकिन आप यहाँ पर एक बात देखें कि इस संरचनात्मक जीन के पास एक से अधिक जीन है, तो एक से अधिक जीन से एकल एमआरएनए श्रृंखला बन रही है, यानी इस जीन को हम क्या कहेंगे? इस जीन को हम क्या कह सकते हैं? पॉलीसिस्टोनिक जीन, पॉलीसिस्टोनिक
जीन, क्योंकि इसके पास एक ही संरचनात्मक जीन में एक से अधिक जीन की सूचना है। और ऐसे mRNA को क्या कहते हैं? पॉलीसिस्टोनिक mRNA। और आपको बताए हैं कि पॉलीसिस्टोनिक mRNA कहाँ बनता है? पॉलीसिस्टोनिक mRNA प्रोकैरियोटिक कोशिका में बनता है। और इकोलाई क्या है? एक जीवाणु है, और जीवाणु किस में आते हैं? प्रोकैरियोट्स में आते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का ये लक्षण है, पॉलीसिस्टोनिक mRNA बना। क्लियर है बात? यानी इस mRNA के पास 3 जीन हैं, जीन Z, जीन Y, जीन A। तो जीन Z से बनता है, अब देखिए mRNA है तो mRNA से क्या बनेगा? पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड से फिर क्या बनेगा? प्रोटीन या एंजाइम। तो इस जीन Z से कौन सा प्रोटीन या एंजाइम बनेगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। जीन Y से क्या बनेगा? परमीएज। A से क्या बनेगा? ट्रांस एसिटिलेज, ट्रांस एसिटिलेज। क्लियर है बात? याद करिए, पॉलीसिस्टोनिक mRNA ZYA जीन वाला है, यहाँ पर लैक ओपेरॉन में, हमेशा लैक ओपेरॉन में यही होंगे। जीन Z से बनता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जीन Y से बनता है परमीएज, जीन A से बनता है ट्रांस एसिटिलेज। क्लियर है सारी चीज़ें? ये कहलाता है लैक ओपेरॉन। अब यहाँ पर जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना है, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज को तोड़ देगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। जो परमीएज एंजाइम होता है वो क्या कार्य करता है? तो ये परमीएज एंजाइम कोशिका में बीटा गैलेक्टोसाइडेज की परमिएबिलिटी यानी पारगम्यता को बढ़ा देता है कि कोशिका में बीटा गैलेक्टोसाइडेज आराम से इधर उधर आ जा सके। ट्रांस एसिटिलेज क्या करता है? एसिटिल समूह को बीटा गैलेक्टोसाइडेज को स्थानांतरित करता है। बस, यानी ये 3 एंजाइम चाहिए होता है लैक्टोज को अपघटित करने के लिए। क्लियर है सारी चीज़ें? ये हो गया पूरी तरीके से लैक ओपेरॉन के बारे में। एक बात यहाँ पर याद रखेंगे कि चूंकि रिप्रेशर के द्वारा लैक ओपेरॉन का नियमन हो रहा है, इसलिए इस प्रकार के नियमन को ऋणात्मक नियमन कहते हैं। इस बात को याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है कि रिप्रेशर द्वारा लैक ओपेरॉन के नियमन को ऋणात्मक नियमन यानी निगेटिव रेगुलेशन कहते हैं। याद करिए, लैक ओपेरॉन क्या है? ऋणात्मक नियमन है, क्योंकि इसमें रिप्रेशर द्वारा इसका नियमन किया जा रहा है। क्लियर है सारी चीज़ें कि कैसे रिप्रेशर प्रोटीन ऑपरेटर से जुड़ता है, लैक्टोज आता है तो ऑपरेटर हट जाता है, और आरएनए पॉलीमरेज नायक से जुड़ जाता है, फिर आरएनए पॉलीमरेज एमआरएनए का निर्माण करता है जिससे एंजाइम का निर्माण होता है। जब ये एंजाइम सभी लैक्टोज को तोड़ देता है तो मीडियम में लैक्टोज खत्म, कोशिका के अंदर लैक्टोज खत्म, तब फिर से स्विच ऑफ हो जाता है, रिप्रेशर प्रोटीन बनता है और इससे जाकर जुड़ जाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का बनना बंद। क्लियर है? बस यही था आपका इंड्यूसिबल ओपेरॉन सिस्टम। अब आता है दूसरा, दूसरा है निष्क्रिय ओपेरॉन तंत्र यानी रिप्रेसिबल ओपेरॉन सिस्टम। इसमें उल्टा है, जैसे आपने पढ़ा कि लैक ओपेरॉन में क्रियाधार की उपस्थिति में संरचनात्मक जीन का स्विच ऑन होता है, लेकिन इस तंत्र में क्या है? उल्टा। इस तंत्र में जो अंतिम उत्पाद बना है उसकी उपस्थिति में उस एंजाइम का संश्लेषण बंद हो जाता है, यानी इस तंत्र में
अंतिम उत्पाद की उपस्थिति में एंजाइम का संश्लेषण अवरुद्ध हो जाता है। निष्क्रिय ओपेरॉन का उदाहरण क्या है? ट्रिप्टोफैन यानी ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। अब देखिए इसमें क्या है कि जब तक ट्रिप्टोफैन है तब तक उससे संबंधित जीन का स्विच ऑफ रहता है। जैसे वहाँ पर लैक्टोज है तो ऑन होगा और लैक्टोज नहीं है तो ऑफ होगा, लेकिन इसमें उल्टा है कि ट्रिप्टोफैन है तो जीन ऑफ होगा और जब ट्रिप्टोफैन नहीं है तब जीन ऑन होता है। तो ऐसे ओपेरॉन सिस्टम को हम निष्क्रिय ओपेरॉन कहते हैं। तो आइए देखते हैं होता क्या है। ये है डीएनए और मान लेते हैं कि ये है रेगुलेटरी जीन आर, जिसे हम आई कहते हैं। इसके बाद ये मान लेते हैं प्रमोटर उन्नायक, फिर ये मान लेते हैं ऑपरेटर यानी प्रचालक, उसके बाद ये है संरचनात्मक जीन। तो यहाँ पर संरचनात्मक जीन 5 होते हैं। ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन में संरचनात्मक जीन में 5 होते हैं। कौन कौन से? जीन ई, डी, सी, बी, ए। ठीक है, 5 जीन होते हैं ट्रिप ओपेरॉन के संरचनात्मक जीन में, जो ट्रिप्टोफैन के संश्लेषण से संबंधित होते हैं। इसमें भी वही चीज, जीन आई से एमआरएनए बना और इस एमआरएनए से एक निरोधक प्रोटीन बनता है। निरोधक प्रोटीन यानी इनहिबिटर प्रोटीन। जो निष्क्रिय होता है। ठीक है, मान लो कि ये है निरोधक प्रोटीन, यह अभी निष्क्रिय है, अभी निष्क्रिय है और ये ऑपरेटर से नहीं जुड़ेगा। जब ये निष्क्रिय है, ऑपरेटर से नहीं जुड़ा है, तब आरएनए पॉलीमरेज बढ़ के संरचनात्मक जीन से एमआरएनए बनाता है और इस एमआरएनए के जरिए ट्रिप्टोफैन का निर्माण होता है। ट्रिप्टोफैन का निर्माण होता है। यानी जब निरोधक प्रोटीन से कोई भी क्रियाधार नहीं जुड़ा होता तब ये निष्क्रिय होता है और तब स्विच, जीन का स्विच ऑन होता है। क्योंकि ये निष्क्रिय है, यहाँ पर नहीं जा पाएंगे। लेकिन याद रखना कि जैसे ही ट्रिप्टोफैन बन गया, ट्रिप्टोफैन बनता रहता है कोशिका में, और जब ट्रिप्टोफैन की मात्रा उचित मात्रा हो गई, कोशिका में पर्याप्त मात्रा ट्रिप्टोफैन की हो गई, यानी जितना चाहिए था उतना बन गया, तब ये ट्रिप्टोफैन आकर इससे जुड़ता है। और जैसे ही ये ट्रिप्टोफैन इससे आकर जुड़ेगा, ये निष्क्रिय से किस में कन्वर्ट हो जाता है? सक्रिय। और सक्रिय होकर कहाँ पहुँच जाता है? ऑपरेटर पर। ठीक है, ऑपरेटर पर। अब क्या होगा? अब
स्विच, जीन का स्विच ऑफ हो जाता है, क्योंकि ये जैसे यहाँ पर बैठा ये यहाँ से चले जाते हैं, ठीक है, चले जाते हैं, रिमूव्ड। बस उसी का उल्टा है। उसमें क्या होता था लैकोपेरॉन में कि जब लैक्टोज आता था तब स्विच ऑन होता था जीन का, और लैक्टोज आता था तब स्विच ऑन होता था, लेकिन यहाँ पर ट्रिप्टोफैन आता है तो स्विच ऑफ हो जाता है। बात इतनी सी कि जब कोशिका में ट्रिप्टोफैन पर्याप्त मात्रा में है तो जीन की कोई ज़रूरत नहीं है ट्रिप्टोफैन को बनाने की, तो जब ट्रिप्टोफैन है तो ये एक्टिव हो जाता है, ये आकर यहाँ पर जुड़ जाता है और स्विच ऑफ कर देता है कि अब ज़्यादा ट्रिप्टोफैन ना बनाओ, बहुत हो गया। लेकिन जैसे ही ट्रिप्टोफैन की कमी हुई कोशिका में तो ट्रिप्टोफैन यहाँ से भी हट जाएगा, क्योंकि कम है, हट गया। तो जैसे ये हटता है फिर से ये निष्क्रिय हो जाते हैं और ये यहाँ पर चले आते हैं। फिर आरएनए पॉलीमरेज आता है, फिर संरचनात्मक जीन के स्विच को ऑन कर देता है और फिर ट्रिप्टोफैन बनना शुरू हो जाता है। और एक बार फिर से ट्रिप्टोफैन पर्याप्त मात्रा में बन गया तो फिर से ट्रिप्टोफैन इस निष्क्रिय प्रोटीन पर जुड़ता है और ये एक्टिव हो जाता है, फिर से संरचनात्मक जीन स्विच ऑफ हो जाता है कि अब ट्रिप्टोफैन ना बनाओ, बहुत बन गया। क्लियर है? बस ये होता है निष्क्रियण ओपेरॉन, जिसमें अंतिम उत्पाद की उपस्थिति में जीन का स्विच ऑफ हो जाता है, एंजाइम संश्लेषण या प्रोटीन का संश्लेषण अवरुद्ध हो जाता है। क्लियर है बातें? बस ये आपने पढ़ लिया ओपेरॉन के बारे में संपूर्ण जानकारी। ओपेरॉन क्या होता है, ओपेरॉन संकल्पना क्या है, ओपेरॉन के प्रकार क्या है, ओपेरॉन के भाग क्या है, सब कुछ आपने पढ़ लिया। लैक ओपेरॉन के बारे में पढ़ लिया और आपने ट्रिप ओपेरॉन के बारे में पढ़ लिया। यहाँ पे शायद मैंने छोड़ दिया एक पॉइंट, तभी मैं कह रहा हूँ कुछ छूट रहा। लैक ओपेरॉन की सबसे पहली जानकारी किसने दी थी? लैक ओपेरॉन को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? क्या भैया, लैक ओपेरॉन के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था? सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण किसने की थी? तो वो थे फ्रैंकोइस जैकब, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया नीट में, अभी दिखाते हैं। फ्रैंकोइस जैकब व जैक्वे मोनॉड, ये दो साइंटिस्ट थे, आनुवंशिक विज्ञ थे, जिन्होंने लैक ओपेरॉन के बारे में बताया था। फ्रैंकोइस जैकब व जैक्वे मोनॉड। उम्मीद है कि आपको ओपेरॉन की संपूर्ण जानकारी आपको मिल गई, आपको समझ में भी आ गया है। एक दो बार और पढ़िएगा इसको, अच्छे से याद करिएगा चीज़ों को, सारी चीज़ें आपके मन में बैठ जाएगा। अब आइए आते हैं बुक पर। देखिए ओपेरॉन क्या होता है। ओपेरॉन का संकल्पना, ओपेरॉन संकल्पना के अनुसार अधिकांश जीनों की सक्रियता का नियमन अनुलेखन स्तर पर प्रेरण या दमन द्वारा होता है। प्रेरण यानी किसी के प्रेरण के कारण, जैसे लैक्टोज आ जाता है तो वो प्रेरित करता है, और दमन के कारण जैसे ट्रिप्टोफैन मात्रा ज़्यादा बढ़ गई तो वो दमन करता है, उसके कारण होता है। एक ओपेरॉन किसी उपापचयी क्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम को कोड करने वाले तथा उसका नियमन करने वाले सभी जीन्स एक समूह के रूप में गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। अतः एक ओपेरॉन में संरचनात्मक जीन, प्रोमोटर जीन, ऑपरेटर जीन तथा नियामक जीन होते हैं। लैक्टोज का अपचयन करने वाले 3 एंजाइम्स होते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परबियंस, ट्रांस एसिटिलेज, जो गुणसूत्रों के द्वारा बनते हैं। जीन जेड, जीन वाई, जीन ए, इन सब के बारे में बता दिए हैं तो कोई मतलब नहीं है। ओपेरॉन के भाग रेगुलेटरी जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन और संरचनात्मक जीन बता ही चुके हैं। ओपेरॉन की परिभाषा क्या होती है, कितने प्रकार के ओपेरॉन हैं, ओपेरॉन मॉडल की संरचना, उसमें संरचनात्मक जीन होता है, नियामक जीन होता है, देखिए कंट्रोल जीन, रेगुलेटरी जीन यानी नियामक जीन, प्रमोटर जीन यानी उन्नायक जीन, ऑपरेटर जीन यहाँ पर प्रचालक जीन, इनकी हिंदी भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद ओपेरॉन के प्रकार हो गया, प्रेरक ओपेरॉन और निष्क्रिय ओपेरॉन। तो प्रेरक ओपेरॉन के बारे में कि इस तंत्र में क्रियाधार की उपस्थिति द्वारा एंजाइम संश्लेषण को प्रेरित किया जाता है। लैक ओपेरॉन इसका उदाहरण है। हो गया, सारी चीज़ें आपको बता ही चुके हैं। ये देखिए फिगर में, ये है डीएनए, ये डीएनए का आई भाग यानी नियामक भाग है, ये प्रमोटर भाग है या ऑपरेटर भाग है, ये स्ट्रक्चरल जीन है ZYA। अब यहाँ पर आई से एमआरएनए बनता है, जिससे पॉलीपेप्टाइड बनता है, जिससे एक रिप्रेसर प्रोटीन बनता है। ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से जाकर जुड़ा होता है।
जब माध्यम में लैक्टोज आता है तो लैक्टोज जब इससे जुड़ जाता है तो ये यहाँ से चला जाता है, तब जो प्रमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज आकर जुड़ जाता है, प्रमोटर से आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता है और स्ट्रक्चर जीन पर एमआरएनए बनाता है। इस एमआरएनए से चूंकि 3 जीन है तो 3 अलग अलग एंजाइम का निर्माण होता है। जीन जेड से बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जीन वाई से परमीएज, जीन ए से ट्रांसएसिटिलेज। उसके बाद देखिए निष्क्रियण ओपेरॉन, इसमें अंतिम उत्पाद की उपस्थिति में एंजाइम का बनना अवरुद्ध हो जाता है। ट्रिप्टोफैन के बारे में आपको बता ही चुके हैं, 5 जीन होता है। आइए इसको फिगर में दिखा दें। ये देखिए ये ट्रिप ओपेरॉन है जिसमें ये प्रमोटर है जिससे एक प्रोटीन का निर्माण होता है जो कि इनएक्टिव होता है। जब ट्रिप्टोफैन अब्सेंट होता है तो रिप्रेशर इनएक्टिव होता है और ओपेरॉन ऑन हो जाता है, यानी माध्यम में क्रियाधार नहीं है तब यह ऑन होता है। और लैक ओपेरॉन में लैक्टोज यानी क्रियाधार होता है तब वो ऑन होता है, लेकिन इसमें क्रियाधार नहीं है तब यह ऑन होता है। और आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ते हुए पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट दैट मेकअप एंजाइम ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस, एक ऐसे एंजाइम का निर्माण करते हैं जिससे ट्रिप्टोफैन का निर्माण होता है। जब एक बार ट्रिप्टोफैन बन जाता है कायदे से, तब ट्रिप्टोफैन आकर रिप्रेसर के रिप्रेसर से जुड़ जाता है जिसे हम को रिप्रेशर कहते हैं। ट्रिप्टोफैन को रिप्रेशर कहते हैं। सह निरोधक, तो ट्रिप्टोफैन जब आकर जुड़ता है प्रोटीन से तो प्रोटीन एक्टिव हो जाता है और जाकर ऑपरेटर से जुड़ जाता है, आरएनए पॉलीमरेज को रोक देता है आगे बढ़ने से। तब क्या कहते हैं कि ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट, रिप्रेसर एक्टिव एंड ओपेरॉन ऑफ। जब ट्रिप्टोफैन हो जाता है भरपूर मात्रा में तब इसका जीन ऑफ हो जाता है। क्लियर है? बस अब नेक्स्ट टॉपिक होगा मानव जीनोम परियोजना, तो आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताया जाएगा, नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा। अभी इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे जो कि नीट में पूछे गए हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, सही युग्म का चयन कीजिए। नीट 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन। मैथ्यू मेसल्सन और एफ स्टॉल पाइसम सेटाइवम पर खोज किए थे? नहीं, पाइसम सेटाइवम तो मेंडल ने अपना प्रयोग किया था मटर के पौधे पर। अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज टीएमवी पर अपना प्रयोग किए थे, तंबाकू में जायक वायरस पर? नहीं, किस पर किए थे? बैक्टीरियोफेज पर अपना प्रयोग किए थे। एलेक्स जेफरी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी पर प्रयोग किए थे? नहीं, स्ट्रेप्टोकोकस पर न्यूमोनी पर प्रयोग कौन किया था? ग्रिफिथ किए थे। यहाँ पर देखिए फ्रैंकोइस जैकब और जैक्वे मोनॉड लैक ओपेरॉन, सही है ना? अभी मैंने आपको क्या बताया था कि लैक ओपेरॉन का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण किसने दिया था? फ्रैंकोइस जैकब और जैक्वे मोनॉड, यानी इसका ऑप्शन क्या सही होगा? डी। देखिए इतना इजी क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए इसी का है। इनमें से कौन सा ओपेरॉन का भाग नहीं है? नहीं बताना है नीट 2018 में। ओपेरॉन के कितने भाग होते हैं? कंट्रोल जीन, संरचनात्मक जीन। कंट्रोल जीन में कौन होता है? रेगुलेटरी जीन यानी नियामक जीन, उसके बाद उन्नायक जीन जिसे प्रमोटर जीन कहते हैं, उसके बाद ऑपरेटर जीन जिसे हम प्रचालक जीन कहते हैं, उसके बाद संरचनात्मक जीन। तो देखिए इन्हेंसर दिया हुआ है, संरचनात्मक जीन ये तो होता है, उन्नायक होता है, प्रचालक होता है, लेकिन क्या इन्हेंसर बताए हैं आपको? नहीं, यानी यही गलत है। तो इसमें से कौन सा भाग नहीं है? तो ऑप्शन क्या सही जाएगा? ए लैक ओपेरॉन का भाग नहीं है। ये देखिए नीट 2016 में पूछा हुआ है, लैक प्रचालक यानी लैक ओपेरॉन की अभिव्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक होगा? तो लैक ओपेरॉन में प्रेरक का काम कौन करता है? लैक्टोज। ऑप्शन बी सही जाएगा। यहाँ देखिए नीट 2015 में पूछा हुआ है, ई कोलाई के जीन नियमनकारी का नियंत्रण करने वाला लैक्टोज ओपेरॉन जो लैक जीन उत्पादन में भी भाग लेता है क्या है? लैक ओपेरॉन क्या है ये पूछ रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि लैक ओपेरॉन किसका उदाहरण है? प्रेरक ओपेरॉन का उदाहरण है। और दूसरा अभी मैंने बताया था कि लैक ओपेरॉन में रिप्रेशर प्रोटीन एंजाइम के संश्लेषण को नियंत्रित करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक नियमन, निगेटिव रेगुलेशन। यहाँ पर देखिए कह रहे हैं धनात्मक और प्रेरणीय, तो धनात्मक दे दिया, ये लाइन गलत है। ऋणात्मक और प्रेरणीय क्योंकि दमनकारी प्रोटीन को रोक देता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, बाकी किसी में नहीं। क्लियर है? आइए नेक्स्ट देखते हैं और कोई क्वेश्चन। ये क्वेश्चन शायद नहीं कराए अभी कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत सम्मिलित है?
अनुलेखन डीएनए से टीआरएनए को सूचना लिखता है। गलती ढूंढना था, पहला ही मिल गया। देखिए डीएनए से टीआरएनए नहीं, डीएनए से एमआरएनए बनता है। बस आखिरी क्वेश्चन था, वो भी सॉल्व हो गया। 1, 2 या 3, 4 क्वेश्चन और होंगे जिन अभी बच्चे होंगे नीट में जो नहीं आया, वो आगे के टॉपिक जब पढ़ाएंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, आज आपने पढ़ लिया लैक ओपेरॉन के बारे में या ओपेरॉन के संपूर्ण बारे में आपने जान लिया। इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दीजिए, अपने कॉपी में भी नोट करिए। सबसे पहला क्वेश्चन कि ओपेरॉन क्या होता है। दूसरा, एक ओपेरॉन के कितने भाग होते हैं। तीसरा, नियामक जीन का कार्य क्या है। चौथा, प्रमोटर यानी उन्नायक जीन का कार्य क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रचालक यानी ऑपरेटर जीन का कार्य क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक ओपेरॉन में लैक का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक ओपेरॉन में जेड जीन किस एंजाइम का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक ओपेरॉन में जेड जीन नहीं, जेड तो हो गया, वाई जीन किस एंजाइम का निर्माण करता है। नेक्स्ट, लैक ओपेरॉन में ए जीन किस एंजाइम का निर्माण करता है। नेक्स्ट, ओपेरॉन कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, प्रेरक ओपेरॉन यानी इंड्यूसिबल ओपेरॉन ऋणात्मक नियमित होता है या धनात्मक नियमित। बस इतने क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं और अपनी कॉपी में भी नोट करने हैं। कमेंट बॉक्स में दीजिए चाहे ना दीजिए, अपने लिए आप अपनी कॉपी में जरूर नोट करिए, ठीक है। तो यही हमारा उद्देश्य है कि आप पढ़ लो अच्छी तरीके से। तो आगे के टॉपिक के लिए आप जुड़े हैं यूट्यूब चैनल बायोलॉजी हिंदी के साथ। धन्यवाद।